अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। और आज चूँकि जनाब वीकेंड है, हमारी भी कल छुट्टी होगी, इसलिए हम भी चहक रहे हैं, महक रहे हैं ताकि कल हम भी आराम से वीकेंड मनाएंगे। बल्कि आज से वीकेंड शुरू हो जाएगा जैसे ही ये प्रोग्राम मेरा ख़त्म होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी वीकेंड मनाने की खूब तैयारी कर रखी होगी। मौसम भी अच्छा हो गया है, इसमें खूब खाबे खाएँ, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी है। सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना है। आज हमने आगाज़ में बात करनी है किताब दोस्ती के हवाले से। अब किताब दोस्ती है क्या? ये एक ऐसी दोस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। किताबें एक ऐसा सहारा है, और सहारा भी ऐसा कि जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल, परेशानी या फिर कोई खुशी या गमी का मौका भी होना, हमें जो हुनर, जो अंदाज़ उनसे मिलता है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता है। मगर अफसोस कि उनकी खुशबू, उनको जो छूने का एहसास होता है और उनको समझने का मौका पाने के इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं। वक्त इस कदर तेज़ी से बदल रहा है कि अब किताब पढ़ना एक रिवायती सा काम लगता है, या बड़ा मायूब सा लगता है शायद अब अगर बच्चों को कहा जाए या किसी को कहा जाए कि किताब पढ़े। जब यूट्यूब की एक पॉडकास्ट या फिर एक वीडियो से आपको सब कुछ मिल सकता है या सुना जा सकता है, या चैट जीपीटी की मदद से जो चाहे आप पता लगा सकते हैं, तो किताब की भला क्या ही ज़रूरत है। ये माइंडसेट बन गया है हमारा। और वो जो आपकी लाशऊरी में या अकल में बैठता है ना, आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, वो आपको वीडियो से ये चीज़ें सुन के भी नहीं बैठती हैं जब वो आप पढ़ रहे होते हैं, जब आपकी वो आंख के आगे से गुजर रही होती हैं। और यही अक्लमंदी और यही कामयाबी का राज भी है। तो ज़रूर जो है ना, किताब दोस्ती आप अपनाएं। हम भी आपको मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से सजेशंस देते रहते हैं। इंग्लिश की किताबें भी होती हैं, हिस्ट्री की किताबें भी होती हैं, उर्दू की किताबें, नॉवेल्स भी, इवन दो कि हम लोग आपको बता रहे होते हैं अपने सेगमेंट्स में कि आपने किस तरह की किताबें पढ़नी है, कौन सा जॉनरा आपको पसंद है, हम वो भी आपको बता रहे होते हैं। और अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कि जनाब हमें इस किताब का रिव्यू चाहिए ताकि आप वो किताब पढ़ सकें, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी वहाँ पर हमसे राबता कर सकते हैं और हम आपको उसका रिव्यू दे सकते हैं। तो ये किताब के हवाले से आज सोचा कि क्यों ना बात कर ली जाए सुबह सवेरे, ताकि हमें पता चले कि किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन ये जो फिज़िकल वे में हम किताब पढ़ते हैं उसकी एक अलग ही अहमियत है जिसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी जनाब आगे बढ़ते हैं और विंटर्स फूड के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जिस तरह हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जब ये ट्रांजिशन ऑफ वेदर भी होता है, गर्मियों से जब हम सर्दियों में आते हैं तो ये मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं हम लोग, हम ठंडे पानी से गर्म पानी पर आ जाते हैं। इसी तरह जो हमारी ग़िज़ा है, हमारे जो फूड्स होते हैं, वो भी कह लें कि चेंज होने चाहिए। जो हम गर्मियों में खा रहे होते हैं उन्हीं को हम सर्दियों में नहीं खा सकते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे विंटर फूड्स हैं या विंटर डाइट्स हैं जो हम सर्दियों में ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो विंटर्स हैं, सर्दियाँ, वो बहुत अच्छी गुजरेंगी। हमारा कह लें कि इम्यूनिटी भी बढ़ेगी उसके साथ साथ, क्योंकि विंटर में इम्यूनिटी लो हो जाती है। हम लोग वो चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम वो चीज़ें खा रहे होते हैं जिनसे हमारा वज़न बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हम उन पे भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं, तो उनसे भी हमने किस तरह बचना है। तो आज का जो सेगमेंट है ना, हमने इस हवाले से डिज़ाइन किया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खदीजा अवान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। खदीजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खदीजा, सर्दियां हैं और जैसे मैंने बात की कि हम बिल्कुल जब ये ट्रांजिशन वेदर होता है हम लोग बाकी चीज़ें भी चेंज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना ना डाइट चार्ट बनाना भूल जाते हैं सर्दियों से। जब गर्मियों में या गर्मियों से सब सर्दियों में आते हैं तो हमें लगता है कि वही डाइट लेनी है जो हम गर्मियों में खा रहे होते हैं। तो कैसे चेंज करना है? हमने सबसे पहले माइंड चेंज करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से हम सबको। That's true. अच्छा, उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि एब्जॉर्ब करने में दैट वेदर इज़ चेंजिंग। आने से अनटिल के बहुत ज़्यादा फॉगी हमें चीज़ें नज़र ना आना शुरू हो जाएं, हम अपनी उस तरह से टेक केयर नहीं स्टार्ट करते। जबकि ये जो बदलता मौसम होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ख़ुद को बचाने के लिए, और मोस्टली बच्चे भी इसी मौसम में बीमार होते हैं।
और बड़े भी और बुजुर्ग भी इसी मौसम में बीमार होते हैं जब मौसम बदल रहा होता है, जब हमें लगता है कि अभी उतनी शिद्दत इख्तियार नहीं की, अभी हम उस तरह से अपने आप को कवर नहीं कर रहे होते, लेकिन हम बीमार हो जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो बदलता मौसम है उसी में आप एहतियात शुरू कर दें। अब वो जो एहतियात है, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमेशा 3 डायमेंशनल एहतियात होती है। लाइक कपड़े भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अपने एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। लाइक आप जब आउटिंग के लिए जाओ, आप थोड़े अपने टाइमिंग्स को सेटल कर लो, अपने आवर्स को इंडोर में बैठ जाओ, आउटडोर ना बैठो, और फिर अपनी डाइट पे भी फोकस करो। अब जैसे अक्सर हम कहते हैं कि जी आपके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट्स वॉक करना छोड़ देते हैं कि अब तो सुबह में बहुत ठंड है, ठंड होती है, ये शाम में भी ठंड होती है, तो अब हम नहीं कर सकते। तो अब उसका ये हल नहीं है कि आप वॉक करना छोड़ दो, अब आप अपने आवर्स को थोड़ा सेटल करो। आप देखो कि असर के बाद अगर आप फ्री हो या मगरिब से पहले आप फ्री हो, तो आप उस टाइम वॉक कर लो, क्योंकि बीइंग इन दिस प्रोफेशन, ये जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम उसको डिस्करेज नहीं कर सकते भले जो भी मौसम चल रहा हो। तो सबसे पहले ये कि आप अपना लिबास अच्छे से तब्दील करें, लिबास के बाद अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सेटल करें, और उसके बाद फिर हम आते हैं कि अपनी डाइट को कैसे आपने सेटल करना है। उस डाइट में मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे कि नेचर नोज सो वेल ना, लाइक अल्लाह ताला को इतने अच्छे से पता है ना कि किस मौसम में कौन सी सब्जी और किस मौसम में कौन सा फ्रूट होना चाहिए, ठीक है। और वो हमें इतने अच्छे से, इट विल बी अ सोर्स ऑफ विटामिन्स एज वेल, इट विल बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल, और वो फिर हमें बचाता भी बहुत ज़्यादा है फ्रॉम मौसम की शिद्दत, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सारा साल अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जैसे कि डेयरी सारा साल अवेलेबल है, दालें सारा साल अवेलेबल है, लेकिन आप नोटिस करो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो हैं जो सीजनल हैं। एग्जैक्टली। और आप जितना ज़्यादा सीजनल अवेलेबिलिटीज़ पे जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करोगे, उतना आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहोगे, और उतना ही आप ये जो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं इसको बीट कर सकोगे। अब अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात कर लें कि लाइक किस तरह की फूड्स हैं, तो देखें बेसिकली हमारी बॉडी का ना एक कोर टेम्परेचर होता है, ठीक है, और उस कोर टेम्परेचर में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे होते हैं, ठीक है, और उस कोर टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए वी आर फीलिंग वेल। अगर वो कम हो जाएगा तब भी हमें वीकनेस फील होगी, अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तब भी हमें वीकनेस एंड फीवर काइंड ऑफ फील होगा, ठीक है। अब उस कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें सर्दियों में ऐसी ग़िज़ा चाहिए होती है जो कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, ठीक है, जिसमें आप फिर बहुत ज़्यादा शिवर ना करो, जिसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा दांत ना बजें, जिसमें बच्चे बाहर खेल कूद सकें। ऐसा नहीं कि वो इतने मतलब कि इतनी ठंड महसूस करें कि उनकी कोई एक्टिविटी ना कर सके। एग्जैक्टली। इसी तरह बड़ों के साथ भी यही है, बड़ों के साथ भी यही, स्पेशली बुजुर्गों के साथ भी यही है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग उन दोनों की जो केयर होती है ना वो एक ही तरह से होती है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें मुनीबा, तो वो तमाम वेजिटेबल्स जो कि ज़मीन के अंदर उगती हैं ना, जैसे कि गाजर, शलजम, आपने अक्सर देखा होगा ये सर्दियों में ही हमारे सामने आती हैं, जैसे मूली, ठीक है। एक तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है, ठीक है, दूसरा ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है, और तीसरा ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी तरफ पे अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे आ जाते हैं, जिसमें हर तरफ आजकल आपको साग, पालक, मेथी, और आपने नोट भी किया होगा कि साग को खाने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद यू नीड कि आपको पानी पीना है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि एक तो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, दूसरा जब आपको वो एक प्यास का एहसास होता है, आपका वाटर इंटेक बेहतर होता है, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन हो रही होती है, क्योंकि वाटर इज़ द बेसिक मीडियम जिसने तमाम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक एक सेल तक लेके जाना है। अच्छा, ये साग की जैसे आपने बात की कि वो हमें फ़ौरन से प्यास लगवाता है, इट मीन्स कि उसकी तासीर गर्म है। एग्जैक्टली। अगर थोड़ा हम सिंपल सादा अल्फाज में बात करें, वैसे तो तासीर कोई चीज नहीं होती है, साइंटिफिकली है, लेकिन अगर जो लोगों का दिमाग ये है ना कि तासीर ठंडी और तासीर गर्म, तो इट मींस कि उसकी तासीर गर्म है। उसको डाइजेस्ट होने में जितना टाइम लगेगा या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को जितना वर्कअप करना पड़ेगा, उससे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो उससे हम सर्दी की शिद्दत से बचे रहेंगे। सेम इज द केस विद द नट्स। आप नट्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि नट्स जो से हैं वो आपको बहुत अच्छे इसेंशियल जो हैं वो ऑयल्स भी देते हैं, हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें ना कार्ब्स की, प्रोटीन्स की और फैट की, तो फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज मिलता है। अच्छा।
तो इसका मतलब है कि फैट्स हमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज देता है पर ग्राम की अगर हम बात करें। अब उसका ये मतलब तो है नहीं कि हम फैट्स का इस्तेमाल इस तरीके से कर दें कि हमारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, या हमारा लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाए। तो फिर कैसे यूज़ करना है? तो फिर नट्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स के आपको गुड फैट्स जो से हैं, जिसके जो आपका LDL नहीं बल्कि HDL बढ़ाएंगे, जो आपका बैड फैट नहीं बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाएंगे। इसी तरह आप नट्स का इस्तेमाल, बच्चों के तो मैं कहती हूँ हर वक्त पॉकेट्स में होना चाहिए, और ये जो ऑफ एंड ऑन उनका मंचिंग का दिल करता है वो खा सकते हैं, वो नट्स का इस्तेमाल करें, वो खजूर का इस्तेमाल करें। अगर नट्स और खजूर की हेल्प से उनके पेरेंट्स, उनकी मदर्स उनको कुछ मीठा बना के दे सकती हैं, कुछ स्नैक्स बना के दे सकती हैं, दैट इज़ बेस्ट फॉर देम। वो उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन करेगा। आजकल चल भी रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, वो छोटे छोटे से लड्डू बना के रख रही है, उसमें फिग्स भी डाल के, उसमें खजूरें, उसमें वो जो नट्स भी, और साथ साथ वो जो सीड्स भी आजकल चल रहे हैं, पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, आप देसी घी उसमें ऐड करें, उसमें तो छोटे छोटे से लड्डू बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों की एज इतनी आइडियल है, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी कर लेंगे, वो कंज्यूम भी कर लेंगे, ठीक है। और इस एज में अगर वो अच्छा खाएं पिएंगे तो उनकी एक बहुत अच्छी बेस बन जाएगी, ठीक है। अब बड़े होके जब हमें समझ आता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस टाइम हम कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इसलिए बच्चों पे हम जितना फोकस करेंगे ना उतना ही बेहतर है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक स्नैक्स होते हैं जो कि घर पे बने हुए होते हैं, जो रिच इन नट्स होते हैं, जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें आप देसी घी का इस्तेमाल करो, ये सर्दी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। अच्छा। आपकी शुगर लेवल्स को वो इतना अच्छा मेंटेन करते हैं, क्योंकि शुगर लेवल्स भी जब बच्चों के ड्रॉप होते हैं ना, तो एक तो वो फिर अलगम बलगम बहुत ज़्यादा खाएंगे, जब उनको एक वो होती है, एक उनसे टाइटी पे नहीं होते और क्रेविंग हो रही होती है, एक तो वो उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा खाएंगे, दूसरा शुगर लेवल डाउन होने से भी ठंड का एहसास होता है। अच्छा। कि वी आर फीलिंग कोल्ड। तो ये जो होते हैं हमारे देसी स्नैक्स, ये बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को, फिर उसको मेंटेन करते हैं, उसका एक प्लेटो नहीं बनने देते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये हमारे देसी स्नैक्स। अगर हम मज़ीद आगे जाएं और हम इस तरह की ऑप्शंस की बात करें कि अभी कार्ब्स, प्रोटीन या फैट में से हमें क्या खाना चाहिए। अच्छा, हम इसी पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी। अब जैसे ये नट्स वगैरह ये चीज़ें बच्चों को तो हम दे रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन भी खा सकता है, लेकिन क्या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या किन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई का प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ है, वो लोग खा सकते हैं, सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मैं उन्हीं पे आ रही थी। अगर हम नट्स की बात करें तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ नट्स वो भी खा सकते हैं। जैसे कि वो काजू को अवॉइड कर लें, लेकिन बादाम और अखरोट उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक क्वांटिटी जो कि आपको आपका डॉक्टर या आपकी डाइटिशियन या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएंगी, या ऑल्टरनेट डेज पे कंज्यूम कर लें, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किसी भी पेशेंट की का वर्कआउट कितना है या फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अब ऑब्वियसली ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट या ऑयल कंटेंट या देसी घी वगैरह नहीं रिकमेंड कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे अब कि हम उनके प्रोटीन्स को कंसीडर करेंगे। अच्छा। क्योंकि आजकल हर दूसरा पेशेंट डायबिटिक भी है। वी कैन नॉट ऑल्सो गो फॉर कि आप कार्ब्स ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कार्ब्स को भी खा के अब लाइफस्टाइल ऐसा है कि अब उसको क्या आप उसको सेटल डाउन कैसे करना है। तो उसके लिए फिर ये है कि हम प्रोटीन्स को कंसीडर करें। और प्रोटीन्स में भी यही है कि लीन प्रोटीन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हम बीफ की बजाय अगर हम मटन और फिश पे रहें। अच्छा, मटन और फिश पे भी रहते हुए फिर ये है कि हम मटन का भी वो हिस्सा जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं होती, ठीक है, उसको हम लीन प्रोटीन बोलते हैं या लीन मीट बोलते हैं। उसके बाद ये कि उसको बनाने का तरीका कि हम मटन या मछली को किस तरीके से बना रहे हैं, हम उसको स्टीम कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं, शोरबा कर रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी आपको पता है ना, सर्दियों में कह लें कि सूप्स पिए जाते हैं, यखनियाँ पिए जाती हैं घर में, वो जैसे शोरबा मैंने बोला, तो आप चाहो तो आप उसको देसी तरीके से मछली का भी शोरबा बनाएं, आप रोटी या चावल के साथ इस्तेमाल कर लें, मछली को स्टीम या ग्रिल करके इस्तेमाल कर लें। मछली अगर डॉक्टर या डाइटिशियन रिकमेंड कर रही है, इट डजंट मीन कि आपने डेली बाहर से ही खानी है, और वो डीप फ्राइड जैसे वो कोटेड मछली होती है वो खानी है। और अगर बल्कि कभी अब ऐसा चांस हो भी कि आपके सामने वही एक ऑप्शन मौजूद है, तो आप वो कोटिंग हटाकर अंदर से फिर जो उसका जो पीसेस है वो आप खा लो, उसका फ्लेश जो है वो आप खा लो। मछली बहुत अच्छी है, मटन बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक चिकन जो है, देसी जो चिकन है, उसका शोरबा
is the best, unbeatable, is the मतलब bestest, इतना हाँ। अच्छा है। आप उसको चाहे देसी तरीके से यखनी बना लो, चाहे आप चाइनीज सॉसेस का इस्तेमाल करते हो, उसका अच्छा सा सूप टाइप उसको बना ले ताकि टेस्ट में वो अच्छा लगे ना, टेस्ट में रहे, ताकि बच्चे बोर ना हो। अच्छा, इसका क्या फायदा है, ये जो यखनियाँ पी जाती हैं, सूप्स पिए जाते हैं, थोड़ा सा बताएं लोगों को ताकि ये ज्यादा इस्तेमाल करें। ये पहले मुझे लगता था पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल, अब ये जो फैंसी सूप्स आ गए हैं जी, फलां कॉर्न सूप तो हॉट एंड सॉवर सूप पैकेट में आ गए उनको बनाया, लेकिन ये जो यखनी है खासतौर पर ये जो मुर्गी आप बता रही हैं ऑर्गेनिक वाली उसकी, या अगर मछली का या बाकी दूसरा मटन की भी अगर, तो उसका फायदा क्या है? अच्छा, उसका फायदा ये है कि जैसे आपने भी देखा होगा कि सर्दियों में एवरीवन गोज फॉर द हॉट बेवरेजेस, ठीक है, कि जी हम गर्म चीज़ों की तरफ जाएं, और हॉट बेवरेजेस में फिर लोग ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं सिर्फ चाय या कॉफ़ी पे जी। अब सिर्फ चाय या कॉफ़ी जो सा है वो फॉर टाइमिंग आपको वार्म अप तो कर देती है, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज वो कुछ इतना खास आपको नहीं दे रही है, कह लें कि एम्प्टी कैलोरीज होती हैं वो हैं। तो अब उस चाय या कॉफ़ी को अगर आप रिप्लेस कर लेते हैं अपनी ग्रीन टी के साथ, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगी, अगर उस चाय या कॉफ़ी को आप रिप्लेस कर लेते हैं पिंक टी के साथ, ठीक है, ये जो कश्मीरी चाय होती है जिसपे आप नट्स डाल के इस्तेमाल करो, दैट इज वेरी गुड फॉर इवन किड्स, जिनको हम मना करते हैं कि आप चाय वगैरह ना पियो, बट पिंक टी इज वेरी गुड फॉर देम। उसी की फिर रिप्लेसमेंट है कि आप डाइट भी ऐसी खाओ कि बिल्कुल ड्राई फूड की बजाय आप हॉट बेवरेजेस की तरफ जाओ, थोड़ा सूपी फूड जो सा है उसका इस्तेमाल करो, उसमें फिर ये सूप या यखनी की इम्पोर्टेंस आती है। एक तरह से तो ये हो गया हॉट बेवरेजेस को लेके। दूसरा ये कि बहुत अच्छा सोर्स है ये यखनी कोलेजन का। अब आजकल आपने देखा होगा कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कोलेजन, और उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, मुख्तलिफ चीजें। लेकिन अगर आप डाइट से अगर हमसे आप पूछते हो कि भाई डाइट में व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन, सो यखनी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन। अच्छा, वो किसकी यखनी होनी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं वो जो पाए हैं वो आप खाएंगे तो उसमें मटन की जो यखनी है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और पाए का ये हो जाता है कि चूंकि वो थोड़ा बोन्स में आ जाता है, तो ऑब्वियसली जो बोन मैरो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल मटन की मतलब कि देयर इज उसकी इतनी ज़्यादा अफादियत है कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये ज़्यादा मुफीद है और ये कम मुफीद है। अब इसी तरह बीफ पे भी जब एडल्ट्स को आप छोड़ दें या उन लोगों को छोड़ दें जो कि हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं, बच्चों के लिए तो बीफ भी बहुत अच्छा है। अब बच्चे बीफ बिल्कुल नहीं खाते, और अगर उनके सामने रखें भी तो उनसे बोटी नहीं तोड़ी जाती या च्यू नहीं होती, तो उसके लिए फिर ये है कि ऑब्वियसली फिर घर के बड़ों को ही थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि आप उनके मीट बॉल्स बना दो, कोफ्ता बना दें, शामी कबाब बना दें, जो कि बच्चे ब्रेड में लगा के या एज अ स्नैक जो है वो खा लिया करें। बच्चों को नगेट्स बना दें, इस तरह से खा लिया करें। बच्चों को कोई कीमे वाला पराठा या कीमे वाली रोटी या इस तरीके से बना दें ताकि वो बीफ जो है उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि यही एज है जिसमें वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक स्पेसिफिक एज के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो एनरिच्ड हैं चीज़ें वो हम नहीं खा सकते हैं। फिर आपको पता है डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है फिर आपको थोड़ी बहुत अपने स्लो हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप अगर खा भी लो तो आप मतलब परेशानी रहते हो, परेशानी डाइजेशन नहीं हो पा रही होती है। तो इसलिए और ऑब्वियसली बच्चे ही ज़्यादा बीमार होते हैं। बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बच्चों ने खेलने कूदने भी बाहर जाना है, उनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा है। और ये सिर्फ चीज़ें आपको ये सिर्फ मौसम के लिहाज से नहीं है, आजकल ये जो स्मॉग है उससे भी आपको बचाएंगे। फिर आजकल जो एलर्जीज हैं उससे बचने के लिए, क्योंकि बेसिकली जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप हर चीज़ से बच सकोगे, हर तरह के वायरल इन्फेक्शन से, हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अच्छा, दूसरा आपने जैसे कहा कि हम लोगों को ज़्यादा भी हर्ब्स डाल के वो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ रील्स में मुख्तलिफ चीज़ों पे हम देख रहे होते हैं जी, सौंफ डाल लें जी, कुछ मेथी दाने भी डाल लें, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल के, और वो आप अच्छा सा कहवा बनाएं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अच्छा देखो, हो सकता है कि वो कहवा किसी एक के लिए बहुत अच्छा हो और किसी दूसरे के लिए अच्छा ना हो, ठीक है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे जो भी उस कहवे की बात कर रहे हैं उन्होंने कितने लोगों को वो पिलाया है या कितने लोगों का खुद भी उन्होंने पिया है कि नहीं पिया, वी डोंट नो। दूसरा ये कि देखो एक सिंपल सी भी टैबलेट की अगर हम बात करें ना,
तो किसी को सूट करेगी, किसी को नहीं करेगी, किसी के लिए होगी, किसी के लिए नहीं होगी। सेम इज़ द केस विद एवरी ट्रीटमेंट, इवन वो हर्बल ट्रीटमेंट है, इधर वो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, कुछ भी है, कुछ भी सबके लिए नहीं है। अच्छा। तो सोशल मीडिया से आपको मैसेज तो मिल जाता है, बट दे डोंट नो आपका क्लिनिकल स्टेटस क्या है, दे डोंट नो आपकी एज क्या है, दे डोंट नो आपके इंडिविजुअलाइज्ड इश्यूज क्या हैं। अच्छा। तो इसलिए किसी भी चीज़ पे जाने से पहले आप डिस्कस कर लो किसी ऐसे कंसल्टेंट से जो कि आपको फिजिकली आपको ऑब्जर्व कर सकता है, क्लिनिकली आपको एग्जामिन कर सकता है, उसके बाद फिर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करो। यूँ ब्लाइंडली खुद से, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन, वो नहीं करो। भले वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, भले वो कोई और मीडिया ही क्यों ना हो, कोई मैगजीन, एनी बुक, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सकता है। एग्जैक्टली। तो बेहतर ये है कि आप कंसल्टेंट से आप पहले कंसल्ट कर लो कि ये मेरा क्लिनिकल स्टेटस है, ये मेरी एज है, ये मेरे इंडिविजुअलाइज्ड इश्यूज हैं, अब मैं इन मिथ्स को फॉलो करूं या ना करूं। तो इसलिए और जितना आप चीज़ों को सिंपल रखते हैं ना, उतना चीज़ों को आप मेंटेन भी कर पाते हो, अपने साथ लेकर चल सकते हो अपने लाइफस्टाइल में, उतना ही फिर आप सस्टेन करते हो। क्योंकि अब ये जिस तरह ये जो टोटका होता है, आप कितने ही दिन उसको फॉलो कर लोगे। तो हाँ, इस तरह से तो इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ कह लें कि करनी है, वो कंसल्ट करके करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो हमारे साथ खदीजा अवान मौजूद थी। खदीजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छी फ्रूटफुल, मैं तो कहूँगी कि हमारी डिस्कशन रही है कि हमने ख़ासतौर पर विंटर्स में अपनी डाइट और अपने फूड्स को लेकर किस तरह प्रिसाइज भी रहना है और उसका ख्याल भी रखना है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मज़ीद भी सर्दियों के हवाले से ही बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है ये टॉपिक और ये सेगमेंट जो कि जिम जा रहे होते हैं या जिम जा रहे हैं या जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। अलबत्ता सर्दियों में तो बहुत से लोग जिम बंद ही कर देते हैं कि जनाब सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमने तो जिम में नहीं जाना या हमने बाहर जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। तो जिम कितना इम्पॉर्टेंट है सर्दियों में, अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है और अपना वज़न कैसे कम करना है। एक तो हमने खाबे भी खाने हैं, दूसरा हमने अपने वज़न भी कम करना है। तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती है, होम रेमेडीज़ क्या करनी है, क्या चीज़ों में तब्दीली लेकर आनी है। और दूसरा कि अगर हम जब पानी नहीं पी रहे होते हैं तो किन किन कह लें कि हमारे जो जिस्मानी अफ़ाल हैं वो मुतासर हो जाते हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जनाब मुख्तलिफ़ बीमारियां हो जाती हैं। आपको भी पता है कि अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, हमारा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता, तो जो जिम जाने वाले लोग हैं क्या वो भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाफिज़ साहब, सर्दी में पानी बड़ा कम पिया जाता है और बड़ा मुश्किल होता है अपना हाइड्रेशन को मेंटेन रखना, या पानी 7-8 गिलास पी लेना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह से क्या आप बताएंगे कि हमारे जिस्मानी अफ़ाल कौन कौन से मुतासर होते हैं, किस तरह हम कह लें कि बीमारियों की तरफ भी जा सकते हैं अगर पानी मेंटेन नहीं है हमारा? देखिए मुनीबा, बॉडी की नीड जो है ना, गर्मी हो या सर्दी हो, एक ही जैसी होती है। इंसानी बॉडी जो है 65% वाटर होता है इंसानी बॉडी में। ठीक है। देखिए बात यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में हार्ट अटैक, फालिज, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। हाँ। उसकी वजह यह है कि जब हम पानी कम पीते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें यूरिन पास करना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, थोड़ा लेजीनेस की वजह से उठना पड़ता है, या रात को उठना पड़ता है, रात को उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, तो हम पानी कम पीते हैं। जी। पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि इसका आसान तरीका क्या है। आसान तरीका ये है कि 24 घंटों में से आप 8 घंटे जो है सोते हैं और 16 घंटे जागते हैं। हाँ जी। अगर 16 घंटे में हर 2 घंटे बाद हम 1 गिलास वाटर का लें तो हम 8 गिलास इजीली पी सकते हैं। हाँ, वैसे बड़ा अच्छा, ये आसान सा कुलिया, आसान सी टेक्निक आपने बताई है। आप गाड़ी में हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, वर्क पे हैं, अपनी पानी की बोतल ऑलवेज अपने साथ रखें। आप जब आपको पानी पीना हो 1 गिलास पानी पी लिया, 2 घंटे में 1 गिलास पानी कुछ भी नहीं कहता। हाँ, वैसे कुछ भी नहीं कहता। वैसे बड़ी अच्छी आपने टेक्निक आज बताई है। थैंक यू। दूसरा ये है कि देखिए पानी, अगर आपकी वाटर इनटेक
पूरा प्रॉपर है तो आपके चेहरे के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, क्रो फीट्स नहीं आएंगे, आपको आपके मूड स्विंग अच्छे होंगे, आप लथार्जिक फील नहीं करेंगे। समटाइम आपको हेडिक हो रही होती है और हमें पता नहीं होता हेडिक क्यों हो रही है, पानी की कमी की वजह से भी हेडिक हो रही होती है। हमारे मूड स्विंग चेंज हो रहे होते हैं। जब आप पानी 2 गिलास पीते हैं तो आप फील करते हैं कि आपकी हेडिक ठीक हो गई है। सेकेंडली, आपको भूख आपको लगी होती है बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा भूख लगी हो 2 गिलास पानी के पी के देखें, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हंगर फील नहीं होगा। अच्छा, हेल्थ के लिए देखिए, इंसानी बॉडी, वाटर जो है ये फ्यूल है। ओके। अगर ये फ्यूल बॉडी में पूरा नहीं होगा तो ये बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। ये बॉडी के जितने अज़ा हैं, जितने आर्गन हैं आई एम सॉरी, ये जितने आर्गन हैं इनको चलाने के लिए पानी चाहिए। और पानी जो है एक्चुअली कोई आप समझ लें कि टॉनिक नहीं है, लेकिन पानी जो है कटर है। यस, वेट कटर भी है। वेट कटर भी है। अब अगर बहुत ज़्यादा ओबीस लोग हैं और वो पानी अगर प्रॉपर अपना पीते हैं, 8 से 10 गिलास पानी पी सकते हैं, तो देखें पानी इतना अच्छा फैट कटर है कि दुनिया में कोई चीज़ इसके साथ मैच नहीं करती। अच्छा, लेकिन हमारे ये होता है कि हम क्योंकि सर्दियों में बाकी लिक्विड्स हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम सूप्स वगैरह भी ज़्यादा पीते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो ये लिक्विड पी रहे हैं तो हमारा शायद पानी का इंटेक पूरा हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है, या हमें जो अलग से पानी 8 गिलास पीना ही पीना है? अच्छा देखिए, चाय, कॉफ़ी, जूस, वाटर इनटेक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने सिंपली 8 गिलास पानी के पीने ही पीने हैं। वो सादा पानी आपने पीना ही पीना, बाकी आप कोई भी लिक्विड्स पी ले। जी बिल्कुल। और कोई भी लिक्विड्स में कोशिश करें आप जूसेस बिल्कुल बंद कर दें, ना पिए। अच्छा। शुगरी ड्रिंक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ABC जूस आप पी सकते हैं, एप्पल, कैरेट, बीटरूट एंड कैरेट। बीटरूट, एप्पल, कैरेट, ये आप 1 गिलास पी सकते हैं दिन में किसी भी वक्त। ठीक है। सिंपल सी आपको घरेलू टिप्स बता देता हूँ मैं। जरूर। रात को अगर आप पानी में सिनेमन का 1 पीस जो है डिप करके रख लें और सुबह वो वाटर पी लें, दालचीनी का, सुबह उठ के वही पानी पी लें। अच्छा। उसको हल्का सा वार्म कर लें और सिप सिप करके जैसे आप चाय की तरह पीते हैं। यानी चाय की जितना गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सिप सिप वाटर होना चाहिए कि वो आप पी लें आप। ठीक है। सेकेंडली, उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट जब उसमें रिच प्रोटीन ऑफ सोर्स होगा ना, आपका प्रोटीन हाई होगा तो आप सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। रिच प्रोटीन सोर्स क्या हो सकता है? सबसे अच्छी प्रोटीन है एग, सबसे अच्छी। तो वो किस फॉर्म में लेने चाहिए? कितने एग्स लेने चाहिए? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका मुनीबा। देखिए, आप आधी रोटी जौ की ले लें या गंदम की ले लें। अगर जौ की रोटी समटाइम घर में पकना मुश्किल होता है, पकती नहीं है या खाई नहीं जाती, हमारा टेस्ट बर्ड पसंद नहीं है ना, वो डेवलप तो नहीं हुआ है। उसमें आप हाफ आटा जो है जौ का डाल लें, हाफ आटा गंदम का डाल लें। अच्छा, मिक्स कर लें। मिक्स कर लें और जितनी आपके घर में रोटी बनती है उसको हाफ कर लें। ओके। साथ आप बॉयल एग ले लें, स्क्रैम्बल्ड एग ले लें, ऑमलेट बना लें, किसी भी फॉर्म में बना लें। ओके। थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल डाल लें उसमें, थोड़ा सा देसी घी या देसी घी ऐड कर लें उसमें। ज़्यादा सारी वेजिटेबल लें, 2-3 एग्स जो हैं उनको अच्छे से उनको ब्लेंड करके मिक्स करके उसको आप नॉन स्टिक पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो वो बड़ा अच्छा वो बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। उसके ऊपर एक कॉटेज चीज़ थोड़ी सी ले लें साथ आप, जस्ट 50 डाल सकते हैं? यस, बिल्कुल डाल सकते हैं। वो आपको मिल जाती है। हाँ, वो आराम से इजीली किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगी आपको। वो चीज़ खाएं साथ आप देखें इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। और उसके आधा घंटे बाद आप ब्लैक कॉफ़ी लें। ब्लैक कॉफ़ी देखिए, दूध पत्ती हम छोड़ नहीं सकते, आई नो वेरी वेल कि 1 कप तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि दिन में जो पीते हैं उसमें दूध की मिकदार कम हो और पानी ज़्यादा हो। अगर आपने पीना है तो देखिए, 1 दूध का कप, ये जो हम दूध पत्ती का मग पीते हैं एक पूरा भरा हुआ, तो इसमें 350 से 400 कैलोरी एक मग में मिलती है हमें, जो कि हम दिन में 2-3 वैसे ही बैठ के पी जाते हैं। ओके। ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब आपने ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट कर लिया और उसके बाद दोपहर को थोड़ी सी सैलड ले लें, 1 कप सैलड का। कच्ची सब्जियां जो होती हैं उसमें स्टीम सब्जियां सैलड के तौर पर आप यूज़ नहीं करेंगे, अपनी मर्जी है। उसमें आप फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स जो हैं, जो जितने भी हैं, आप थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लें, थोड़ी वेजिटेबल ऐड कर लें, सब्जियां, उसको आप खा लें। और दोपहर को आपने ये वेजिटेबल खा ली और उसके बाद स्नैकिंग का आपका मंचिंग का मूड है, स्नैकिंग का मूड है तो फुल हैंड ऑफ नट्स, 1 मुट्ठी नट्स की आपने अपने हाथ में रखनी है। उसको थोड़ा थोड़ा करके
ग्रीन टी पीना चाहे ग्रीन टी पी लें, ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहे ब्लैक कॉफ़ी पी लें। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी का फ़ायदा क्या है? ब्लैक कॉफ़ी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ब्लैक कॉफ़ी पीने लेकिन से वो कहते हैं जी आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट की वजह से, या डिहाइड्रेशन भी हो सकती है ब्लैक कॉफ़ी की वजह से। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। 2 कप आपकी नीड है, इससे ज़्यादा अच्छा। पिएंगे तो डेफिनेट नुकसान होगा। मतलब 1-2 कप पी सकते हैं। सेकेंडली, जो मैदे के अमराज में मुब्तला लोग हैं उनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं डॉक्टर एसिडिटी recommend ज़्यादा करते हैं, हो जाती है acidity आपकी। होती है उनको, हाँ। और उनको एसिडिटी होने की वजह से फिर जाहिर है उनकी और प्रॉब्लम्स हाँ क्रिएट जी, होती बिल्कुल। हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कॉफ़ी सूट करती है उनको दिन में 2 कप ज़रूर पीने चाहिए। अच्छा, ठीक कॉफ़ी है। जो है आपको हार्ट अटैक से बचाती है। एंड व्हाट इज़ बुलेट कॉफ़ी? बुलेट कॉफ़ी इज़ गुड, लेकिन अगर आप उसके आदी हैं तो सबसे उसमें बेस्ट क्या है? वो सिर्फ जो कोकोनट ऑयल डालते हैं वही सिर्फ बुलेट देखिए, कॉफ़ी है क्या? जस्ट 1 कप कॉफ़ी जो मैं पी रहा हूँ Black ब्लैक कॉफ़ी, coffee, इसके हाँ। अंदर आप कोकोनट ऑयल के 7 ड्रॉप डाल लें, ठीक है, तो इट्स और वो बुलेट बुलेट कॉफ़ी बन जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा अच्छा फैट कटर है। अच्छा। अगर आप पी सकते हैं, वैसे कोकोनट ऑयल डाल के उसके टेस्ट को ऐसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा बहुत आता है ग्रीसी हाँ जी, ग्रीसी हाँ सा जी, हाँ जी, आता है क्योंकि वो। हमें आदत नहीं है पीने हाँ। की। लेकिन अगर आप एम्प्टी स्टमक निहार मुंह पिए तो बहुत अच्छा फैट कटर है ये। अच्छा, वो एम्प्टी स्टमक पीनी है अगर Empty आपने बुलेट stomach, कॉफ़ी bullet पीनी है, coffee लेकिन empty अगर आपने stomach। खाली ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो वो विद योर मील पी सकते हैं जी, आप, या बिल्कुल, स्नैक टाइम पे पी बिल्कुल सकते पी हैं। सकते हैं। ओके। तो ये बड़ी अच्छी बुलेट कॉफ़ी आपने बता दी, मेरे माइंड में इस टाइम नहीं आ रहा था। तो अगर आप ये करके देखें, ये बड़ा अच्छा फैट कटर मैंने है। करके एक दफ़ा देखा था, इसलिए मैं था आपको कह रही हूँ। मैं को पूछ लूँ इसका फ़ायदा क्या है? नहीं, डेफिनेट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेकेंडली, इसकी गट हेल्थ आपकी बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने ओके। देता कोकोनट ऑयल जो है ना। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स अगर पुरानी भी किसी को मर्ज है कॉन्स्टिपेशन का, तो ये करके बेहतर देखिए हो वो भी सकता है। ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर्दी में हम वज़न इस तरह कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और सर्दियों में मेजर वजन बढ़ने की वजह क्या है? हमने ये जो एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम हलवाजात खा रहे होते हैं, हम ये Exactly. गर्म ग़िज़ाएं जो है ना वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में प्रोटीन डाइट और खुराक ज़्यादा खाई जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही है। हम नट्स ज़्यादा खाते हैं, हलवा जात ज़्यादा खाते हैं, पेठे का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गाजर गया, का, हाँ। पंजीरी हो गई, पिन्नी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्दियों की सौगात हैं। हाँ जी। और खानी भी चाहिए। जी, जी। लेकिन देखिए, आप कोई भी चीज़ जो है, देखिए मुनीबा, कोई फूड ना वेट कम करता है ना वेट बढ़ाता है, अगर वो बैलेंस लिया जाए। अगर बैलेंस लिया जाए। कितना खूबसूरत बात आपने की है। देखिए, अगर उसको बैलेंस लिया जाए तो वो कभी भी ना वेट कम करेगा ना ना बढ़ाएगा। ज़्यादा करेगा, ठीक डिपेंड है। करता है आपके कैलोरी इनटेक कितनी है बॉडी की। अगर आपकी कैलोरी इनटेक आप अपनी नीड से कम ले रहे हैं तो डेफिनेट वेट कम होगा। अपनी नीड से ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेट वेट ज़्यादा होगा। अगर अपनी नीड पूरी कर रहे हैं तो वेट आपका बैलेंस रहेगा, वेट ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब जैसे आपने कहा कि जैसे मैं भी बात कर रही थी कि मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हम हो जाते हैं अगर सर्दियों में हमारा बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं रहता है, तो हम लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे होते हैं, और आपने भी कहा जैसे फॉलेज या हार्ट अटैक होने के भी चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट ये है खालिद साहब कि अगर जो बंदा जिम जा रहा है, रेगुलरली जिम जा रहा है, बॉडी उसने अच्छी खासी बनाई हुई है, उसको शायद कोई बीमारी नहीं हो सकती है अगर वो जिम जा रहा है, फिजिकल एक्टिव बहुत ज़्यादा है, अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहा है। तो वाकई ऐसा है कि जिम जाने वाले को हार्ट अटैक, फॉलेज, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्या? अच्छा, जिम जाने वाले भी इंसान हैं तो अच्छा। जिम जाने वाले भी सही। इंसान हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब हम देखें जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एग्जर्शन होती है, हम 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें स्वेटिंग भी होती है, हमें पसीना भी निकलता है। लेकिन अगर हम वाटर इनटेक सही रखें तो फिर ये चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, जिम जाने से अदर बीमारियों से आप बच सकते हैं। अच्छा। रिस्क फैक्टर कम हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक हो हार्ट अटैक सकता हो है। सकता है। और आपको पता है जिम में मेजर इंजरीज की वजह क्या है? सर्दियों में ख़ास तौर पर एक तो अच्छा वार्म अप का ना होना, दूसरा वाटर इनटेक पूरा ना होना। पानी की कमी की वजह से भी आपको इंजरीज होती हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपको पता लगता है खींच पड़ गई है, दर्द निकल आई है। ये सारी चीज़ें सर्दियों में ही क्यों होती हैं? क्योंकि सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं। अगर हम वाटर इनटेक सही रखें तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आप हेल्थ अच्छी रहेगी, मूड स्विंग अच्छे रहेंगे, सारा दिन आप हैप्पीली परफॉर्म कर सकेंगे। हेल्दी बंदा वो नहीं होता जो लुक लाइक हेल्दी होता है। हेल्दी बंदा वो होता है जो सारा दिन के अच्छे काम, अपने सारे परफॉर्मेंस अच्छी करने के बाद भी रात तक भी वो हैप्पी रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा
ठीक है, तो मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जनाब अगर जो जिम जा रहे हैं वो उनको हार्ट अटैक शायद नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे कि किसी को हार्ट अटैक हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल किस तरह लेकर चलना है। उसमें ग़िज़ा आ जाती है, उसमें आपका जिम जाना आ जाता है, उसमें एक्सरसाइज मुख्तलिफ आ जाती हैं। चलिए ये तो अगर बात होगी, अब थोड़ी सी वो भी तो बताएं ना कि हमने एक्सरसाइज घर पे क्या करनी है। अगर वज़न बढ़ गया है तो फिर उसका क्या करें। चले फैट कटर तो हमने पानी पीना ही पीना है, उसका काम भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ वो तो नहीं ना फैट कट करेगा, एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना उसके साथ। हम सिर्फ पानी पीते जाएं और ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। सही है। अच्छा मुरीबा देखिए, एक असूल याद रखें कि ना खाली डाइट, ना खाली रेस्ट, ना सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ें, कोई भी एक चीज़ को लेके आप वेट कम करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे ही है, ये कॉम्बो है। हाँ आप तीनों चीज़ों को जब तक मिक्स नहीं करेंगे, एक साथ लेके नहीं चलेंगे, नींद पूरी करेंगे, अपनी 8 घंटे की स्लीप आपकी जो है डीप स्लीप होगी, आपकी डाइट अच्छी होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और वॉक साथ होगी, तो डेफिनेट फिर आप गोल अचीव कर पाएंगे। अच्छा। आप सिंपल है कि योगा मैट घर में रख लें, योगा मैट के ऊपर देखें जस्ट पेयर ऑफ डम्बल, एक डम्बल का पेयर अपने घर में रख लें। अगर आप जिम नहीं जा सकते, वैसे मैं आपको बताऊं जितनी अच्छी एक्सरसाइज जिम में हो सकती है, वो एक आपका एनवायरनमेंट बना होता है ना, माहौल आपको वो मोटिवेट करता है करने को। देखिए जिम कोई जादू नहीं है कि आप जिम में जाएंगे तो फिट होना शुरू हो जाएंगे, आपका माहौल असरअंदाज होता है आप पे। मतलब लोग बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने किसी माहौल में अपने आप को ढालना है ना, तो उस माहौल में बैठा करें, उस कंपनी में बैठा करें। तो ये कंपनी ही है जिम। जब हम जाते हैं, हम 2 लोगों को देखते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, उसमें देखें बूढ़े लोग भी आए होते हैं, यंग भी आए होते हैं, तो हम सबको देख के खुश हो रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे असाब के ऊपर उस चीज़ के पॉजिटिवली असर हो रहे होते हैं, वाइब्स पॉजिटिव आ रही होती हैं आपको। जिम जाने वाले लोग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको सड़ियल नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके मूड स्विंग ऑलवेज अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। देखिए जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो आप अच्छा खाएंगे भी, जब आप अच्छा खाएंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे, जब आप बीमारियों से दूर रहेंगे तो आपके मूड स्विंग कैसे ख़राब होंगे। फिर आपको पहना ओढ़ा भी अच्छा लगता है। हम ब्रांड पे जाते हैं, कपड़े बाय करते हैं महंगे से महंगे, शक्ल हमारी जो है ना वो मतलब हमें इजाज़त नहीं दे रही होती है इतने महंगे कपड़े, फिर भी पहन लेते हैं हम, फिर भी अच्छे नहीं लगते। मैं कहता हूँ इंसान खुद ब्रांड है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें, मुनीबा आप सस्ते से सस्ता जोड़ा पहन लें, वो भी सूट करेगा आप पे। अब जितना मर्जी महंगा सूट पहन लें। और सेकेंडली मैं कहता हूँ लड़कियों को तो मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। वाटर अपना पानी पूरा रखें, डाइट अच्छी रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो फिर भी ये छोटे छोटे सिंपल से टोटके हैं। आप अपनी लाइफ में लेजीनेस को ख़त्म कर दें, सबसे बड़ी बात ये है। जब आप ये ख़त्म करेंगे तो आपकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप डेफिनेट जिम अच्छे से जा सकेंगे, आप अच्छी सी नींद ले सकेंगे। जब आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो फिर नींद भी अच्छी आएगी। सारी चीज़ें। अच्छा, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है सर्दियों में, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज है जो हम लोग घर पे कर सकते हैं, या फिर इवन दो अगर हम उधर जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उधर जाके किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए? मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए और डाइट अच्छी होनी चाहिए। पहली डाइट है, दूसरा लाइफस्टाइल है, फिर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या है? कार्डियो जो है बेसिकली आपकी हार्ट की भी एक्सरसाइज है। अच्छा। यानी सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है। कार्डियो में क्या क्या चीज़ें? कार्डियो में क्या है? अब ब्रिस्क वॉक जो है आपकी, वो कार्डियो में आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है आपकी। आप इलेप्टिकल करते हैं, क्रॉस ट्रेनर करते हैं, अब ये चीज़ें सारी आपको जिम में मिलेंगी, घर में पॉसिबल नहीं है। तो आप ट्रेडमिल करते हैं, इलेप्टिकल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। अच्छा, ट्रेडमिल भी कह सकते हैं कि इज द वन फॉर्म ऑफ द कार्डियो। मैं वैसे पर्सनली ट्रेडमिल को इतना पसंद नहीं करता। मैं नेचुरल वॉक जो सिंपली हम पार्क में जाके करते हैं, ग्राउंड में करते हैं, या ट्रैक के ऊपर करते हैं, वो सबसे अच्छी है। अच्छा, वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। okay. हाँ, कोई मजबूरी हो, जैसे बारिश हो रही है, आप जा नहीं सकते ड्यू टू, एग्जैक्टली, तो फिर आप ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डेली ट्रेडमिल मत यूज़ करें। सेकंडली ट्रेडमिल की वो भी मैं बात कर लूँ, ट्रेडमिल की वजह से कहते हैं कि आपकी नीज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वाकई ऐसा है? एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपकी नी के ऊपर इफेक्ट आता है, इसका आपकी कमर के ऊपर इफेक्ट आता है। तो फिर ये इतने लोग क्यों भाग रहे होते हैं ट्रेडमिल पे, जिम में ही भाग रहे होते हैं? जो ट्रेनर्स उनको नहीं बताते हैं कि जी आपकी नीज के प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका जॉइंट का मसला हो सकता है, तो वो फिर क्या पैसे बनाने के लिए लग रहे होते हैं? मतलब लोग लड़कियां क्या मर्द क्या, दोनों ही भाग रहे होते हैं ट्रेडमिल्स पे। अच्छा देखिए, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये डिफरेंट बात है।
इससे कुछ कैसे डिफरेंट बात है? नहीं, मुझे बताएं, आपने अभी कहा है कि आपके नीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, देखिए आपके खराब हो सकते हैं नीज जॉइंट, तो फिर कैसे ये डिफरेंट कैसे हुआ है? मुझे बताएं। जो है ना पढ़ने से आता है या एक्सपीरियंस के साथ अच्छा, आता है? मतलब जिम में अगर आप ट्रेडमिल करें तो वो ठीक है, घर पे नहीं करना, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडमिल से अवॉइड करें। ट्रेडमिल ना जिम में करें ना आप घर में करें। एग्जैक्टली ट्रेडमिल से अवॉइड करें जितना हो सके। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर जो कर रहे हैं ये जो जिम में लोग फिर अंडर ऑब्जर्वेशन कर लें ताकि किसी एक्सपर्ट्स के अंडर करेंगे तो फिर इसका इंजरी का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जब बॉडी अच्छे से वार्म अप होती है ना आपकी, एक हम मेजर मिस्टेक ये करते हैं जिम में आते साथ ही ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े, बटन दबाया और स्पीड 6 पे चलेगी। हम लोग कर लें, मतलब हम 1-2 से स्टार्ट नहीं करते, 2 3 4 5। और लड़कियां तो खास तौर पर उन्होंने आना है, ग्लासेस रखने हैं, हाई पोनी की होती है, 6 पे पानी की बोतल, टिशू, और उसके बाद वो ट्रेडमिल पे भागना शुरू करती है। ठीक 2.5 मिनट बाद पता लगता है लड़की ना ट्रेडमिल के नीचे पड़ी हुई है और उसका शुगर लेवल डाउन हो गया है, बीपी डाउन हो गया है, वो गिर गई है। फिर उसके बाद उसको मुंह में पेप्सी डाली जा रही है, हम कोक पिला रहे हैं उसको किसी तरह प्लीज़। तो कहने का मकसद ये है कि इतना एफिशिएंट बनने की क्या ज़रूरत है? मतलब हर चीज़ पॉसिबल है थोड़ा टाइम के साथ। तो अगर आप वार्म अप अच्छा कर लें, शुरू स्टार्ट में स्पीड अपनी 1 2 3 से स्टार्ट करें, तो फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर चाहे आप स्पीड अप को 9 तक ले जाएं, कोई मसला नहीं है। okay. लेकिन जब जिम बिगनर जाते हैं तो सबसे पहले हम यूट्यूब को देख के, अपनी फ्रेंड्स को देख के या बॉयज़ को देख के एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ईगो लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हम में, ईगो लिफ्टिंग कम करें। ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में इंसान, अब लोग ये भी तो कहते हैं ना कि एक तो ऑलरेडी हम जिम की इतनी भारी फीस दे रहे होते हैं, फिर ऊपर से हम ट्रेनर की फीस कैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर वही कर लेते हैं जो हमें यूट्यूब पे नज़र आ रहा होता है। देखिए यूट्यूब पे जो आपको दिखाते हैं ना वो हर चीज़ सच नहीं होती, मैन टू मैन वेरी करती है। हर बंदे की डाइट मुख्तलिफ है, हर बंदे की एक्सरसाइज मुख्तलिफ है, हर बॉडी केमिस्ट्री मुख्तलिफ है। लेकिन यूट्यूब पे एक ही बंदे को देख के 1000 बंदा अगर उसको फॉलो कर रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक कर रहा है और आप भी ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से। और आपको पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी बूम भी करती थी। कभी ये दौर होता था कि जिसमें हमारी फ़िल्मों का कह लें कि तोती बोलता था और हर कोई हमारी फ़िल्में देखना चाहता था। अब हमारी जो फ़िल्मी इंडस्ट्री है या फ़िल्मी सन्नत है वो दम तोड़ती जा रही है दिन ब दिन। उसमें वो फिल्म्स या वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे मुआशरती अखलाकियात को जो है ना वो उजागर किया जाए या मुआशरे की बेहतरी के लिए उसमें काम किया जाए। और जितने भी हमें जो फिल्मी अदाकार थे अब वो ड्रामा इंडस्ट्री में शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिवाय शान के जो हमारे बहुत ही लेजेंड अदाकार हैं, उनको अभी तक हमने ड्रामा इंडस्ट्री में आते हुए नहीं देखा है। बाकी जितने भी अदाकार थे आप ख़ुद भी सोच सकते हैं सब के सब जो है वो अब ड्रामा के जो है ना प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद अब जो हमारे जो नौजवान नस्ल है उनकी काविशें रंग लेकर आ रही हैं, वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर हमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाते हुए और प्रोड्यूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी नौयत का एक और फेस्टिवल हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख़ में ये पहला फ़िल्म फेस्टिवल हुआ है। और इस फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी ने की। और इस फेस्टिवल में 40 के करीब एंट्रीज़ आई और इस फेस्टिवल का एक हिस्सा जो ना वो फिल्म कंपटीशन भी था और इस हिस्से में शॉर्ट फिल्म्स का मुकाबला किया गया और पहली जो 3 फिल्म्स थी उनको कैश प्राइजेस दिए गए। तो आज हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हैं और जो इस बड़े मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाली जो उनकी फ़िल्म थी उसका नाम था, उसके कास्ट एंड क्रू यहाँ पर मौजूद हैं। पहला इनाम जीतने वाली जो फिल्म है उसका नाम है ट्विस्ट ऑफ फेट। तो उसके जो डायरेक्टर हैं अबू बकर, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। एग्जेक्टिव डायरेक्टर है अहमद हमाद साहब, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब, जिनको कौन नहीं जानता है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको और हमारे साथ वो मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किताबों का जो है ना वो तज्जिया और रिव्यू हमें दे रहे होते हैं कि हमने कौन सी किताब पढ़नी है। तो उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया है, तो उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और उसके साथ साथ अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद। अबू बकर, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद
कि एक तो ये पहली मर्तबा ये इनिशिएटिव लिया गया पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, और दूसरा ये कि पहली फिल्म ही आप लोगों की आई। जी बिल्कुल, पहला प्राइज आप लोगों ने लिया, तो कैसा फील हो रहा है? मैं आप ही से स्टार्ट करूंगी, कैसा फील हो रहा है? ये आप इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जब इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इस इवेंट को भी आप ही ने ऑर्गेनाइज किया, सारी चीज़ें की, तो कैसा फीडबैक आया इसका? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया उसी को ही आगे बढ़ाते हैं कि असल में मेरे लिए तो ये दो आतिशा खुशी थी। अच्छा। एक खुशी इस बात की कि फिल्म फेस्टिवल बहुत ही सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज लिटरली अ चैलेंज। आपको पता है कि फाउंडेशन रखना किसी चीज़ की या बहुत मुश्किल होता है। हाँ। जी हाँ, जगह बनाना अपनी, जगह बनाना, तो वो एक पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, हमें SOPs का मालूम नहीं है, सब कुछ हमने खुद ही करना था। तो हमारी जो प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर हैं HOD, उन्होंने हम पे एतमाद किया और उन्होंने कहा कि ये काम करें, तो हमने उसकी खूब फिर हर तरीके से उसकी स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाई, उसकी शक्लें बनाई, और फिर आपसे भी हमने गुजारिश की कि हमें शाउट आउट एक इनायत करें। इस तरह जो हमारे इंडस्ट्री के जो दीगर दोस्त हैं, आप जैसे एहतराम और मोहब्बत देने वाले, उन लोगों से भी काम करवाया, तो एक ना एक वाइब्स क्रिएट होना शुरू हो गई। उससे ये हुआ कि बहुत सारी एंट्रीज आ गई जो हमारी तवक्को से 8-9 गुना ज़्यादा थी। हम ये सोच रहे थे कि 7-8 होंगी, शुरू है अभी। तो बहरहाल उसके बाद ये हुआ, अब दूसरा हिस्सा इन लोगों की जो फिल्म थी अबू बकर की, इस फिल्म को मैं सुपरवाइज कर रहा था और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, और मेरा एक ही विजन है कि फिल्म सिनेमा को मद्देनजर रख के बनाई जाए। टेलीविजन के लिए नहीं, लैपटॉप के लिए नहीं, मोबाइल के लिए नहीं, सिनेमा की स्क्रीन के लिए वो सिनेमा की स्क्रीन के लिए। सिनेमा हॉल में बैठा हुआ बंदा वो पैसा खर्च करके आता है, वो आपको रियायती नंबर नहीं देता। बिल्कुल। उस जगह पे ताली बजाएगा जहाँ उसको पैसे पूरे होते हुए नजर आएंगे, और साउंड भी उसी को एंजॉय करेगा, या उसके गूज बम्प्स उस वक्त आएंगे जब वाइब्स उसके जिस्म के अंदर से गुजरेंगी और वो कॉम्प्लीमेंट कर रही होंगी सीन को। तो ये सब चीज़ें मैंने इनको कागज़ पे बताया कि इस इतने मिनट के बाद ये क्लाइमैक्स आ जाना चाहिए, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा है कॉमिक रिलीफ आए, उसमें एक्शन होना चाहिए, उसमें टेरर होना चाहिए, और उसमें डायलॉग बड़े कैची होने चाहिए। तो ये अल्लाह भला करे इनका, इन्होंने ये वाहिद बंदे थे बहुत अच्छी की। बिल्कुल ऑन स्क्रीन जो मैंने कहा वैसे का वैसे ही छाप दिया, तो अल्लाह ने इज्जत दी। फिर क्या बात है, क्या बात है। तो फिर प्रोफेसर साहब ने तो बता दिया कि उनके माइंड में क्या था, उन्होंने एक स्केच बना के दिया। अब बात आ जाती है कि उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाता है। जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो आपके माइंड से या आपके स्केच से रिलेट कर पा रहा है, आपकी सोचों से रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो जो अबू बकर ने मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है प्रोफेसर साहब के साथ, और बड़ा अच्छा डायरेक्ट भी आपने किया है। तो आपका कैसा फर्स्ट टाइम था ये डायरेक्ट कर रहे हैं आपने फर्स्ट टाइम फिल्म डायरेक्ट की है? नहीं, इससे पहले भी काफ़ी मतलब बाहर भी काम करूँ एज ए थिएटर आर्टिस्ट। और एक तो वो एक साइकी होती है, वो पता होता है कि स्क्रीन पे जब आवाम बैठी होती है, ऑडियंस बैठी होती है, तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी आपकी चीज़ को, कैसा रिस्पॉन्स लेना है। और फिर सर ने हमें बताया कि हमें वेरिएशन चाहिए, कि अगर मेरा 12 मिनट का कंटेंट है, चूँकि फीचर फिल्म तो नहीं है जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है, और शॉर्ट फिल्म में मार्जिन होता है कम होता है, और वहाँ पे अगर हमने ऑडियंस को बिठाना है तो हमें 2-2 मिनट के वो कंटेंट के वेरिएशन चाहिए होते हैं, कि 2-2 मिनट में जो ऑडियंस है ना वो ग्रैब करती रहे, हाँ जी, उसको एंटरटेन करते रहे हम। हाँ। उसमें फिर हमें कॉमेडी भी चाहिए, उसमें थ्रिलर भी चाहिए, और उसमें रोमांस भी चाहिए। तो मार्जिन कम था, लेकिन 2-2 मिनट का वो था माइंड में कॉन्सेप्ट था कि 2-2 मिनट में ना आराम से, कि 2 मिनट अगर किसी विलन के है ना तो वो 2 मिनट उस विलन के होंगे। अच्छा। और विलन भी मैंने वो 2 विलन इस तरह के सोचे हुए थे, क्योंकि अंदरून दिखाना था हमने। अच्छा। तो मैंने उनको इस तरह से मर्ज किया कि दोनों एक तो कॉमिक रिलीफ भी दें एंड तक, और वो टेरर भी बनाए रखें। और एक्ट्रेस वाला जो रोमांस वाला सीन था, चूंकि आपको पता है, कॉम्बिनेशन, हाँ, डेडली कॉम्बिनेशन। और जो हीरोइन वाला सीन था वो मेरा था कि 2 मिनट सिर्फ हीरोइन के। अच्छा। उसकी मैंने एंट्री दिखाई, हाँ। और वो एंट्री ही 2 मिनट ले गई। मैंने डायलॉग बहुत कम रखे, क्योंकि वो हम आपको पता है कि चार्म होता है हीरोइन का, और वो चार्म किसी भी तरीके से वो एक सॉन्ग के साथ वो चार्म दिखाया, और उसमें वो रोमांटिक सीन भी हमारा कवर हो गया। अच्छा। और आवाम को बहुत पसंद आया। अच्छा जी, आपको भी मिलवाएंगे जनाब, जो हीरो है और जो हीरोइन है ना, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। ये इनसे पहले बात कराएंगे, फिर आपको उनसे भी बात करवाएंगे। तो इसका थीम किसने सोचा था सर? आपने खुद ही सोचा या सबने बैठकर इसका थीम सोचा, या इसका जो स्टोरी लाइन थी, स्टोरी टेलिंग किस तरह करनी है, सारी चीजें कैसे हुई? असल में जब स्क्रीन प्ले मैं पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने अबू बकर की क्लास को ये कहा कि
फिल्म सवाब कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है। एक्सपेरिमेंट्स आप बाद में कीजिएगा, ऐसा ही है, पैरेलल थिएटर का सिनेमा आप बाद में क्रिएट कर रियलिस्टिक लीजिएगा। अप्रोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो पहले पैसा कमा लें, और पैसा कमाने के लिए 4 जो है ना जॉनराज वो पॉपुलर मोस्ट हैं। अच्छा। सबसे पहले रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी। रोम कॉम बनाएंगे तो आप पैसे कमाएंगे। देखें, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, ये बना बना के नदीम बेग ने पैसा इकट्ठा किया। अब वो अफोर्ड कर सकता है एक्सपेरिमेंट करना, पैरेलल थिएटर का कोई आर्ट फिल्म बना ले। तो आमतौर पे होता है यूनिवर्सिटी में बच्चे कहते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट फिल्म बनाऊंगा। ये शौक बाद में पूरा करें। अल्लाह ने वो जो आर्टिस्ट पैदा किया वो कहीं नहीं जाता, पहले कमर्शियल काम करें। तो रोम कॉम टॉप पे प्रायोरिटी है। दूसरा एक्शन है, एक्शन दुनिया पसंद करती है, देखने आती है। देखें, हॉलीवुड से जितनी यहाँ पे फिल्म आती है 90% एक्शन आती है। ड्रामा जॉनरा की 10% कोई भी नहीं होती, लोग पसंद भी नहीं करते। बिल्कुल। और कैसे मिलियंस नहीं बिलियंस कमाते हैं वो। तीसरा हॉरर है, और चौथा रोमांटिक है। आप लव ट्रायंगल शूट करते हैं, उसमें जरा सा कॉमिक रिलीफ आता जाए। तो आपने ये तीनों जॉनरा को टच किया। जी हाँ, मैंने इन्हें कहा कि आपने ये काम करना है कि उसमें हीरो हीरोइन का रोमांस नजर आना चाहिए, और फिर एक्शन नजर आना चाहिए। इसने मार मार के विलन को, तो उसके सर से जो खून निकलता है, उसके सर से जो खून निकलता है वो इसके चेहरे पे है। जब वो चेहरा उठाता है स्क्रीन पे इतना बड़ा, मैं फिर इनको सिनेमा में लेके गया। इनकी ये फिल्म सिनेमा में रिलीज की, अच्छा, तारीख में पहली मरतबा। जी मैंने कहा बनाई सिनेमा के लिए है, अब देखें भी जाके रिलीज भी सिनेमा में हुई, सिनेमा में रिलीज की। तो ये इस तरह इनको इनका एक विजन बना, और पता चला कि सिनेमा में कैसे काम करते हैं। अब सर ने हमें यही कहा कि सारी चीज़ें होनी चाहिए फीचर फिल्म वाली। अब हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत टफ था कि यार फीचर फिल्म में मार्जिन ज़्यादा होता है। अब 12 मिनट में हम किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे एक चीज़ को। लेकिन फिर प्लान किया मैंने बैठ के, और एक तो राइटर भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं कर रहा था, और मेन कैरेक्टर भी मैं कर रहा था, और सारी टीम को भी लीड कर रहा था। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि अगर विलन का कैरेक्टर है तो वो किस तरह होना चाहिए, वो मैं बिहाइंड द सीन देख रहा था। और हीरोइन का सीन वो किस तरह से मर्ज करना बीट टू बीट। अच्छा। मतलब कि आपको पता है ना, कोई सॉन्ग लगाते हैं तो उसके जो लिरिक्स होते हैं, मैं इनकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। जब हीरोइन का इन्होंने दिखाया, आप यकीन करें, जो हमारा हमीर निज़ामी हॉल है यूनिवर्सिटी में, वो हमीर निज़ामी हॉल नहीं सिनेमा हॉल बन गया था। लोग सीटियां, तालियां, और बहुत खुश हो गए, सीटों से खड़े हो गए। मैंने कहा ये बात है सिनेमा में, ये दिस इज व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू पुट इट। जी क्या तो वो वाला वो तभी आपको मतलब एक वो प्राउड फीलिंग आ गई होगी कि ना वी आर चाहते थे वो हो गया। हाँ, कि हम यही चाहते थे, मैं यही चाहता था, वो हो गया। और उसके अलावा सर ने जिस तरह से कहा कि मेरी जो फिल्म थी उसमें विलन का रोल ज्यादा, आपको पता है कि कोई भी फिल्म होती है ना उसमें हीरो को ज्यादा करते हैं। मेरी फिल्म में हीरो का भी था। अच्छा। मैं अगर हीरो था ना, लेकिन वो आपको पता है 102 जगह पे हीरो को वो करते हैं यार, चलो ठीक है यार इसने अच्छा किया, लेकिन जो काम ज्यादा होता है वो विलन का होता है। विलन गेम उठाता है। और मैंने यही था कि मेरी पूरी फिल्म में एक कैरेक्टर नहीं था, सारे कैरेक्टर थे, और सब कैरेक्टर दिख रहे थे एंड तक। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी था, मैं भी दिख रहा था एज ए हीरो वो एक टाइम पे, लेकिन सब ने अपना अपना टाइम मैंने रखा हुआ था कि ये अगर टाइम इन करना तो वो दिखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। वो बड़ा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा ना, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे वो सारा। तो ये कितने दिन में सारी शूटिंग आपने की? एक दिन में सारी शूटिंग कर ली? और सबसे बड़ी बात 14 अगस्त वाले दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। अंदरून में दिल्ली गेट, आउटडोर, पहले दिल्ली गेट का वो परमिशन लेटर लिया, फिर वहाँ पे आपको पता 14 अगस्त था तो क्राउड ज्यादा, और हमें वही चाहिए था कि हमें नेचुरल दिखाना है। और गढ़ी शॉ के जो बाजार है, मेन बाजार, रात को 2 बजे तक रोड पे हम शूट करते रहे। हमारे पास मार्जिन था, लाइट्स वगैरह वाले वो लाइट मैन थे, तो वो सारे प्रोफेशनल थे कि कहीं से मैंने कुछ भी कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है, वाह जी वाह। तो इसलिए अप्रिसिएशन भी मिल रही है, काम को सराहा भी जा रहा है। तो सर, जो मैंने आगाज़ में बात की कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर, वो बहुत तनज़ली का शिकार होती जा रही है। उसमें हमें वो कंटेंट नहीं मिल रहा है जो हमें अब देखना चाहिए, जो हमारे मुआशरती रवैयों को या बाकी चीज़ों को जो बेहतर करने की तरफ लेकर जाए। हमें अब इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर, अब जो हमारे न्यू जनरेशन है वो जानना चाहती है, वो खुद भी प्रोड्यूस करना चाहती है। तो जो हमारे पास होगा ही नहीं वो विजन, तो हम वो कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे? बिल्कुल, बस ये देखें कि अब जो हम लोग हैं पुराने सिनेमा का देखने वाले, बल्कि जब हम बड़े हो रहे थे, इनकी उम्र में थे, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री जवाल पे थी और जवाल पजीर थी, डूब चुकी थी तभी। हाँ। लेकिन हमने पुराने लोगों को बहरहाल मिले, देखा, उठा बैठा। सैयद नूर साहब के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा, मैडम रुसाना नूर के साथ, उनकी जो वाइफ थी, फिर शहजाद रफ़ीक साहब के साथ। तो मैं अब यही इन बच्चों को, अच्छा इन लोगों को जो टॉप जो किया है, जो 3 लोग आए हुए थे वो सिनेमा के लोग थे। सिनेमा के ही तो मैं इनको यही कह रहा था कि देखें, अगर तुम टीवी ड्रामा बनाते ना,
टेली फिल्म कोई टाइप बना देते तो टीवी के लोग पसंद उसको ज़रूर करते, सिनेमा के लोग सिनेमा आपको के नहीं टॉप पे करते, नहीं बिल्कुल लेके ऐसे, आते। हाँ। इनको ये पता था कि सिनेमैटिक क्रिस्प क्या होता है किसी ओके। फ्लिक में, तो इस वजह से बस इनको ये हुआ। तो मेरा ख्याल है कि यही लोग अब यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमने जो अपना फ़र्ज़ था वो पूरा कर रहे हैं, कर दिया है। एकेडेमिया का यही काम होता है, इंडस्ट्री अगर डूब रही है तो एकेडेमिया एक नया फ्रेश खून देती है और स्किल्ड खून देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं और आप भी अपना बहुत अच्छा कह ले कि किरदार निभा रहे हैं और हमेशा आपने ये मदद भी की है हमारी भी, और आपको पता है कि वो सेगमेंट के थ्रू भी बहुत से लोगों को चीज़ें जो है ना समझ आती है जो हम लोग कर रहे होते हैं किताबों के हवाले से। तो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पर आए, आपसे बात की हमने, और थैंक यू सो मच अबू बकर, आपका भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपसे हमने मुलाकात करा दी है, ये 2 गेस्ट हैं जनाब। अब हमने आपकी मुलाकात करानी है इस फिल्म की हीरोइन जो कि बिस्मा भट्ट है, और जो विलन का किरदार अदा जिन्होंने किया है अली एजाज, उन दोनों ने हमें अब ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अली आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और बिस्मा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो सबसे पहले तो बताइए आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करते हुए। बिस्मा आप बताएं हमें पहले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं इस फील्ड अच्छा। से रिलेट नहीं करती, तो मुझे सर अहमद हमाद साहब ने बहुत ज़्यादा पुश किया इसके लिए। तो मैं पहले नहीं मान रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है? फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है मैंने, कभी अच्छा, एक्टिंग तो एक्टिंग का शौक था? नहीं, एचएस इतना तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो ही टिकटॉक्स वगैरह थोड़ा वो स्टफ़ था। अच्छा। और उसको लेते हुए ही बस इन्होंने कहा कि आप फोटोजेनिक है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे आए, और बस इसी चीज़ को लेते हुए मुश्किल था स्टार्ट में, लेकिन अच्छा। हमने कर लिया, बहुत अच्छा किया। और ज़्यादातर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको कवर कर फर्स्ट लिया। अटेम्प्ट में ही जी, सारा जी, कुछ कर लिया, तो उससे पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आए हम, इसी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने सारा वाह जी वाह, क्या बात है। तो अली आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा एज एन विलन इस मूवी में काम करते हुए? हाँ मैम, पहले मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं हीरो के तौर पे आया था। अच्छा, पहले भी आपका हाँ, पिछले इंटरव्यू साल किया? में आया अच्छा था। ओके, तो अब मैं विलन के तौर पे आया हूँ यहाँ पे तो लेकिन एक नया कैरेक्टर लेकर आए हैं ना आप? हाँ, लोगों ने बहुत पसंद किया है वाकई, वो हीरो से ज़्यादा तो विलन पसंद किया। उन्होंने कहा उनके आपके फीचर ही विलन वाले हैं, और थोड़ा सा मैं परेशान तो हुआ सुन के, यार मैं हीरो बनना चाहता हूँ, आप मुझे कह रहे हो आप विलन में अच्छे लगते हो। तो लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, लोगों ने बहुत पसंद किया, और इस कैरेक्टर को भी बहुत पसंद किया जो मैंने इसमें प्ले किया अपनी शॉर्ट फिल्म के अंदर। और तो क्या कैरेक्टर, थोड़ा सा उसको बताएं हमें, कैरेक्टर में क्या है, किस तरह का है? देखेंगे भी हम जरूर, पर थोड़ा सा बताएं, मतलब पूरी कहानी ना बताएं लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेट करें। ये दरअसल ये जो अंदरून लाहौर के रहने वाले होते हैं ना, जैसे अच्छा। लोग पढ़े लिखे नहीं होते और थोड़ा सा गुंडा टाइप होते हैं, वैसे तो वो मेरा था, और लैंग्वेज भी उस तरह की यूज़ करनी थी। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा हो गया था, और मज़े की बात यह है कि मेरे पास स्क्रिप्ट भी नहीं था। अच्छा। क्योंकि मौके पे जाकर उन्होंने कहा अच्छा इसको ऐसे ऐसे कर लें। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, और उसी को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, मतलब वो नेचुरल सारा एक्ट हो गया ना आपका? नेचुरली सब कुछ मैंने एक्ट भी किया। और मैं ये सोच रहा था कि इंसान के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं, विलन भी अंदर होता है, हीरो भी अंदर होता है, वो बस बाहर निकालना होता है। और तो आपने इस दफा अपना विलन जो है दिखाया है विलन स्क्रीन के ऊपर लोगों को। हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग सोचे ना कि मैं हकीकत में भी विलन हूँ, क्योंकि इमेज बन जाता है ना आपका एक। तो बाकी आगे मैं यही चाहता हूँ कि हीरो के तौर पे आऊँ और लोगों को नजर आऊँ। ठीक है, तो इसमें किस तरह, मतलब किस तरह आप लोगों ने, आपने भी प्रिपेयर किया पहले या नहीं, आप भी ऑन द स्पॉट ही सारी चीज़ें की? जैसे उन्होंने कहा कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आप तो पहले भी फिल्म्स में आपने यही वाली जो शॉर्ट फिल्म्स है उसमें की भी एक्टिंग की हुई, तो इजी था आपके लिए ये करना? मैम इजी था, लेकिन ये है रिहर्सल जरूरी होती है, प्रैक्टिस जरूरी होती है, जितनी आप प्रैक्टिस तो किया आपने? मैं तो करता रहता हूँ। अच्छा। लेकिन जो उस रोल के लिए थे वो मैंने प्रैक्टिस नहीं अच्छा, की वो थी। नहीं की? वो बस अंदर से ही था, जो भी था नेचुरल हो गया। नेचुरल हो गया। तो बिस्मा आपका जो, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट आपने एक्टिंग का उसमें पार्टिसिपेट किया, तो जब अंदरून आप गए वहाँ पे जब आपने सारी चीज़ें एक्टिंग करनी थी, तो मतलब कोई थोड़ा नर्वस हुई, थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई, या कॉन्फिडेंट थी कि नहीं? नहीं कॉन्फिडेंटली। और वैसे मेरा जो सारा मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ हुआ और मेरी जितना भी सारा था वो अंदरून नहीं था। अच्छा। लाहौर में एक साइट थी, अंदरून टाइप ही थी, वहाँ पर हुई हुआ था। थी। ओके। मेरा बेसिकली सिर्फ एक साउंड है, सॉन्ग पे पूरा मैंने प्ले किया हुआ है, और अच्छा। कुछ मेरा हीरो के साथ कुछ रोमांटिक सीन है बस। अच्छा। जी, इस पे सारा उन्होंने किया हुआ।
तो ये आजकल जो है ना न्यू जनरेशन है हमारी, वो मुख्तलिफ जो कह ले कि कंटेंट प्रोड्यूस करने की, और जो लोगों को भी बहुत पसंद आए। तो जिस तरह प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा कि जब आपकी एंट्री हुई थी तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने मतलब बहुत अप्रिशिएट किया जब वहाँ पर हॉल में बैठे हुए थे। तो आपको कैसा लगा जब वहाँ पर आप भी अपने आप को देख रही थी? जी, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि लोग इसको इतना पसंद करेंगे, इतना पसंद करेंगे। बहुत प्यार मिला, यूनिवर्सिटी से बहुत प्यार मिला, सर अहमद हमाद साहब और बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा बहुत प्यार दिया। जब एक वो क्राउड ने पूरी हूटिंग की एक साउंड पे सिर्फ, बड़ा अच्छा सा वो साउंड है, आप चेक देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उस पर बहुत प्यार दिया सबने। और दूसरी बात मैम ये है कि जब आपके अपने लोग देख रहे होते हैं तो आपको फील नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे जो बाहर से जूरी आई हुई थी, मतलब जो फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं वो आए हुए थे, वो बड़े, मैं उनको देख रहा था, वो देख के हंस रहे थे, मतलब वो लाफिंग दे रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। और जब उन्होंने हमें अनाउंस किया, हमें अनाउंस किया फिल्म के लिए, तो उनके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट थी। तो हमें ये तो आगे के क्या गोल्स हैं आपके बिस्मा? फिल्म इंडस्ट्री में ही ज्वाइन करना है, आगे जाना है? जी बिल्कुल, अब इतना प्यार मिला है तो सबकी ही सपोर्ट है, कि फैमिली की सपोर्ट है बेसिकली। अच्छा। तो इसीलिए इंशाल्लाह इसको आगे लेके जितनी आगे परस्यू इसी को करें, करियर परस्यू कर लेंगे इसमें इंशाल्लाह इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, और आपका भी यही इरादा है? मैं तो 1 साल पहले भी यही बताया था और अभी यही आगे भी यही आपने कंटिन्यू रखना है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं आप दोनों के साथ हमारी, कि आप इसी तरह अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, अच्छा काम करें और आपको एप्रिसिएशन इसी तरह मिले। अली एजाज हमारे साथ और बिस्मा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आई। इसी नोट पर मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।